परमिट पे आना है तो ये चीज़ याद रख लें, 2023 के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम होगा। और ये ना हो कि आप कहें कि मैं तो दूसरे काम नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। कौन सा है काम, कौन सा है, हमने वहाँ पे क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्या है, ये सारा कुछ भाई रोमानिया की ये जो वेबसाइट्स हैं, ये 4 से 5 वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ। आप करेगा, अगर आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाता है, आप उसमें डन हो जाते हैं, देन आपने वीज़ा अप्लाई के लिए आपने उसको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। रोमानिया वर्क परमिट 2023 के हवाले से ये वीडियो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त ये बात कर रहे थे कि भाई रोमानिया का जो वर्क परमिट है वो अब पाकिस्तान से बंद होने वाला है या बंद हो गया है। तो ऐसी कोई भी जो बातें आपने सुनी हैं ये सारी अफवाहें हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस वक्त रोमानिया का जो वर्क परमिट का स्टेटस है, 2023 के अंदर रोमानिया ने वर्क परमिट की डिमांड की है अनदर कंट्री से, एशिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इस तरह की कंट्री से 90,000 लोगों की डिमांड कर दी गई है। और 2023 में अब ये वीज़े स्टार्ट होने वाले हैं, इवन के अभी से स्टार्ट है। बहुत ज़्यादा दोस्त जो अभी अप्लाई नहीं कर रही हैं, जिनको कुछ एजेंट कह रहे हैं कि रोमानिया के वर्क परमिट बंद हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमानिया वर्क परमिट दे रहा है, काफ़ी जो कंपनीज़ हैं वो दे रही हैं, और आपने वो कंसल्टेंट जो आपका काम अच्छा करते हैं आप उनके थ्रू काम करवा सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों का ये भी सवाल है कि रोमानिया के वर्क परमिट की फ़ीस कितनी है। देखें, रोमानिया के जो वर्क परमिट की जो ओरिजिनल जो जेन्युइन फ़ीस है वो 200 से लेकर 300 यूरो तक इसकी फ़ीस है। इसके अलावा इसका कोई भी ख़र्चा नहीं होता। इसके अलावा जो होता है वो मैं आपको थोड़ा सा सीन समझा रहा हूँ। होता ये है कि यहाँ से लोग, पाकिस्तान से या इंडिया से लोग रोमानिया में जाते हैं विजिट वीज़ा पे या वर्क परमिट पे, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जब वो देखते हैं कि कोई कंपनी जो जिसको वीज़ों की रिक्वायर्ड मतलब बंदों की ज़रूरत है, उसके पास वीज़े हैं, तो वहाँ पे जो लोग पहले से गए होते हैं या जो कोई भी यहाँ से जाता है वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है आपको बंदे चाहिए तो मैं आपको बंदे मंगवा के देता हूँ, आप मुझे बताएँ। तो वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान में अपने किसी बंदे के साथ रब्ता करते हैं, वहाँ पे वो फिर अपना सब कुछ रजिस्टर करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, एक फ़र्म बनाते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं, एक ऑफ़िस बना लेते हैं, और वहाँ पे फिर वो अपने हिसाब से रेट रखते हैं, 12 से 13 लाख फ़ीस रखते हैं रोमानिया के वीज़े की। और फिर जो वीज़े चाहिए होते हैं वो वीज़ों की डिमांड करके वो फिर वर्क परमिट पाकिस्तान से लगवाते हैं। ये स्कैम चल रहा है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, दुनिया कर रही है इस तरह से। भाई लोग इस तरह से काम करते हैं। असल में जो चीज़ है, जो फ़ीस है वो मैंने आपको बता दी है, 250 से 300 यूरो रोमानिया वर्क परमिट की फ़ीस है। अब तरीकाकार क्या है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि रोमानिया के वर्क परमिट में स्टडी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए। कम से कम आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपने इंग्लिश में देना होता है। बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज़ जो हैं वो इंटरव्यू नहीं भी लेती। सेकंड चीज़ क्या आ जाती है कि वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन, आपने जो वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन करवानी होती है, याद रखें इस वक्त जो वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन है, जो लोग पूछेंगे कितना टाइम लगता है, 2.5 माह से लेके 4 माह लग रहे हैं वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन को। कुछ लोगों का वीज़ा 5 माह में लगता है, कुछ का 6 में, कुछ का 7 में, कुछ का 8 में लग सकता है। अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं तब भी, और अगर आप खुद भी करवाते हैं, आप खुद करते हैं, आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, तब भी आपका इतना ही टाइम लगता है। थर्ड नंबर पे है कि रोमानिया में इस वक्त काम कौन सा है, या ये बहुत ज़रूरी बात है आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि रोमानिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम है। अब कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से ही ज़्यादातर काम है, इसी के वीज़े हैं। याद रखिएगा, आपने आना है वर्क परमिट पे आना है तो ये चीज़ याद रख लें, 2023 के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम होगा। और ये ना हो कि आप कहें कि मैं तो दूसरे काम नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो ये ही काम होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का मोस्टली काम कंस्ट्रक्शन का है, और हार्डली मुश्किल ही आपको कोई और काम मिल सकता है, जैसे कि डिलीवरी बॉय है, जैसे कि कोई और काम है। वो डिपेंड क्या चीज़ करती है। मैं आपको यहाँ एक बैड न्यूज़ बताता जाऊँ कि पहले तो ये था 2022 में कि आप अपना वर्क परमिट चेंज कर सकते थे, यानी कि अगर आपको एक एजेंसी में काम पसंद नहीं आया तो आप वो छोड़ के कोई और काम भी कर सकते थे। लेकिन अभी ये सीन है कि अगर आपको काम पसंद नहीं आता तो आपको वो एम्प्लॉयर जो है, जो आपका मालिक है, उससे एक लेटर चाहिए होगा जिसमें वो कहेगा कि हाँ आप कोई और काम कर सकते हैं।
तो वो लेटर आपको लेना होगा, उसकी बेस पर ही आप कोई और किसी और जगह पे काम कर सकेंगे। ये याद रखिएगा, ये जो भी आएंगे आप अपने अपने कंसल्टेंट से ये चीज़ पूछ लीजिएगा कि भाई जिस कंपनी के हम जा रहे हैं वो वर्क परमिट कौन सा है, काम कौन सा है, हमने वहाँ पे क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्या है, ये सारा कुछ भाई पूछ के आइएगा। और ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं पता होगा तो फिर मसले बन जाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बताने वाली है कि अगर एयरपोर्ट के ऊपर आपका जो एम्प्लॉयर है, जो ऑनर है, या आगे से उन्होंने जो बंदा रखा हुआ है जो लोगों को वेलकम के लिए वहाँ से एयरपोर्ट से लेके जाता है, अगर वो नहीं आता तो फिर आपको वहाँ वापस पाकिस्तान में या इंडिया में वापस डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये याद रखिएगा कि जो कंपनी, जिस कंपनी में आप आ रहे हैं वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर एयरपोर्ट के ऊपर लाजमी मौजूद हो। क्लियर हो गई ये बात। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि रोमानिया की ये जो वेबसाइट्स हैं, ये 4 से 5 वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ। आपने अपनी यूरोटाइप CV और कवर लेटर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रॉपर आपकी हों और आपने फिर इन दोनों चीज़ों को उठा के ये जो मैं वेबसाइट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपने अपनी CVs को अपलोड करना है और एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्ट रब्ता करना है। आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर भी मिल सकते हैं और अगर आपकी CV एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आपसे एम्प्लॉयर खुद भी रब्ता कर सकता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते फ़ौरन ही जवाब नहीं आता। जब मैंने भी अप्लाई किया था UAE के लिए तो मुझे 1 माह के बाद जाके अप्लाई आया था, कॉल आई थी आगे से HR की, तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो ये याद रखिएगा ये चीज़ कि आपको 1 माह भी लग सकता है अप्लाई करने के बाद, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं, किसी भी वक्त आपको कॉल आ सकती है। ये जितनी भी वेबसाइट साथ में आ रही हैं इन सब वेबसाइट पे आप लाजमी अप्लाई करें, हर जगह पे अप्लाई करें। और यूरो CV की बात करें, वो उसमें मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें कि देखें यूरो CV के अंदर सबसे पहले आपका जीमेल, वो प्रोफेशनल जीमेल, फिर आपका मोबाइल नंबर इंटरनेशनली आपने डालना है कोड लगा के, साथ में उसमें आपने अपना नाम और आपका पासपोर्ट नंबर ये सब कुछ डालना है। और उसके बाद आपने जो आपका जो प्रोफेशन है वो आपने डालना है कि आप करते क्या हैं। आपने सारी अपनी जितनी भी आपकी तालीम है वो आपने डालनी है और जो आपके स्किल्स हैं वो आपने अलग से डालनी है। हर चीज़ आपने अलग अलग प्रॉपर तरीके के साथ डालनी है। और नीचे आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताना है कि मैं ये करता हूँ। और हॉबीज़ वगैरह जो आपके टैलेंट है ये चीज़ें नहीं डालनी है आपने, यानी कि आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, ये चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप एम्प्लॉयर को खुश नहीं कर सकते। वो आपके सिर्फ स्किल्स देखेगा, काम देखेगा। और कवर लेटर की बात करें, कवर लेटर मैं बता दूं जिसमें आपने अपनी तारीफ़ करनी होती है कि अपने बारे में बताना होता है कि मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ और मैं हमेशा जो है ना टीम वर्क करने वाला लड़का हूँ। ये कवर लेटर है। उसमें कवर लेटर में फिर आपने अपनी जीमेल और मोबाइल नंबर और आपने ये चीज़ें लाजमी डालनी होती हैं। तो इन चीज़ों को आपने प्रॉपर करके फिर आपने अपनी CV को यहाँ पे सबमिट करना है। और जैसे ही आपको कॉल आ जाती है आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है। अगर आपसे एम्प्लॉयर डायरेक्ट रब्ता कर लेता है देन आपका वो इंटरव्यू करता है, या तो वो जीमेल स्काइप पे कर सकता है, जूम पे कर सकता है, जहाँ भी आपका इंटरव्यू करे, या कॉल पर भी कर सकता है। वो आपका इंटरव्यू करेगा। अगर आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाता है, आप उसमें डन हो जाते हैं, देन आपने वीज़ा अप्लाई के लिए आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिसमें वो आपका पासपोर्ट है और बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो चाहिए होती हैं, वो आपने उसको भेजनी है। और जब वीज़ा जब आपका इंटरव्यू ओके हो जाता है तो याद रखिएगा उसके बाद 28 दिन के अंदर आपने उसको, 1 महीने के अंदर आपने उसको डॉक्यूमेंट्स लाजमी भेजने होते हैं जीमेल के ऊपर। और उसके बाद जब आपको वो ऑफ़र लेटर भेजेगा तो फिर उस ऑफ़र लेटर की बेस के ऊपर आपने अपनी कंट्री से वो वीज़ा लगवाना है। जो भी आपके मामला हैं, जो फिर आपको वो जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको जो पाकिस्तान में चाहिए, आप उसमें कोई कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं, क्या क्या आपको फिर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप वो फिर करवा के उससे सारा कुछ, और फिर आप रोमानिया में आ सकते हैं। और याद रखें, जिस कंपनी में आपको जॉब मिले, जहाँ पर भी आपको काम मिले, आपको उसके बारे में और उसके एम्प्लॉयर के बारे में जो मालिक है हर चीज़ का पहले से पता हो, क्योंकि ये चीज़ अगर ना पता हो तो फिर आपके लिए मसले बन सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। और जी हाँ, बस यही चीज़ें थी। और ये तरीकाकार है। होप्स हो कि आप अगर अप्लाई करेंगे, जो दोस्त भी अप्लाई करेंगे, तो आप इजीली आ सकेंगे। और किस्मत याद रखें, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे,
किसी भी वक्त आपका जो सिक्का ना वो बदल सकता है, सिक्का कभी भी चेंज हो सकता है। बहुत से लोगों के इस तरह से हुए हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं, जिन लोगों के पास सोर्स नहीं होता, पैसे नहीं होते, वो ऐसे अप्लाई करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सुनने वाली है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमेशा आपका कवर लेटर और CV आपकी लाजमी हो, क्योंकि किस्मत आपकी कभी भी बदल सकती है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, वो आपकी मेहनत देखती है और कभी भी आपके जो ना ये रंग लग सकते हैं। और एम्प्लॉयर्स कोशिश किया करें कि एम्प्लॉयर आपको मिल जाए और आप खुद अप्लाई करें और आप आ जाएँ। कल दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।